के अंदर अगर हम क्लिनिकल्स की बात करें तो सबसे पहले लो बर्थ वेट। हमारे पास सारे जो बेबीज़ प्री मैच्योर होते हैं, जो सारे लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं वो सारे प्री मैच्योर बेबीज़ नहीं होते हैं। ये इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टर्म्स के कौन से फुल टर्म नियोनेट्स हैं लेकिन उनका बर्थ वेट लो है ड्यू टू एनी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या कौन से बेबीज़ प्री टर्म नियोनेट्स हैं और वो उनका अंडर वेट इसलिए हैं क्योंकि उनके जेस्टेशनल पीरियड ही उन्होंने कम स्पेंड किया है। तो हमारे पास जो स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स होते हैं उनका कॉज प्लेसेंटल इंसफिशेंसी हो सकती है, यानी प्लेसेंटा जो था वो स्मॉल था, या फिर वो पुअरली अटैच था, या फिर उसकी डीजनरेटिव चेंजेस हो गई और प्रोग्रेसिवली इस तरह हुआ कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई थी वो कम से कम होती गई। लेकिन IUGR के कॉजेज़ जो होते हैं वो प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है हमारे पास, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, स्मोकिंग या कोई ड्रग्स हैं, मल्टीपल जेस्टेशंस थी, या कोई इन्फेक्शंस डिजीज़ थी, या CVS डिसऑर्डर था, या मदर की न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं थी, या मदर फीटल हार्मोन्स का लेवल बैलेंस नहीं था। इसके जो अब IUGR के जो विक्टिम्स होते हैं बेबीज़, उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि उनका लार्ज हेड सर्कमफेरेंस होता है, अगर हम इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू द इन्फेंट्स वेट एंड लेंथ देखें। लैक ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन जो होती है वो रिंकल्ड होती है, और वाइट फैट जो होता है वो लॉस हो चुका होता है। नेक्स्ट पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम आ जाता है। पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम जो होता है इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी का पीरियड 3 और या उससे ज़्यादा वीक्स प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। ये ऑलमोस्ट 5 to 6 केस तो वुमेन में हो रहा होता है, और इसकी वजह से फीटल डिसमेच्योरिटी शुरू हो जाती है। हमारे पास सबकट फैट जो होता है उसकी एब्सेंस हो जाती है, रिंकलिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, ऑलमोस्ट ग्रीनिश स्टेनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, और एक्सेसिव वेट हो जाता है। ऐसे सिंड्रोम के जो विक्टिम्स होते हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि पोस्ट मैच्योर जैसे ही फीटस पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर एंटर होता है तो लेबर्स इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, लेबर पेन्स। कहती है डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ द एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस एक कॉमन टेक्निक है जो कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इनको डिटेक्ट करके दे रही होती है, ठीक है। कॉमन इंडिकेशंस क्या होती हैं कि मैटरनल एज ज़्यादा थी, ठीक है, या हमारे पास प्रीवियस चाइल्ड बर्थ जो थी वो ट्राइसोमी थी, एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट है किसी एक पेरेंट में, कोई ऐसी वुमेन है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को कैरी कर रही है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स फैमिली के अंदर ही चल रहे हैं जैसे स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो गया, या फिर हमारे पास इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के कैरियर्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ये ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रैवल हो रहे हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेंटल एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड की जो कंसनट्रेशन होती है उसे हम इम्यूनो एसे के ज़रिए मैयर करते हैं। जब इसकी कंसंट्रेशन पता लग जाए हमें, और अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम परफॉर्म कर लेते हैं कि प्रीनेटली हमें पता लग जाए कि कुछ सीवियर डिफेक्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। लेकिन जब फीटस के अंदर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है तो हमारे पास जो अल्फा फीटोप्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है वो हायर देन द नॉर्मल होती है इन द सीरम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट, वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट और ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं जब, तो अल्फा फीटोप्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन अल्फा फीटोप्रोटीन जो होती है फीटल प्रोटीन, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है नॉर्मल से इन द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, इन द केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम, या इन द केस ऑफ एनी अदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ द क्रॉनिक विलाय सैम्पलिंग। इससे हमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ का पता लगता है, या जो इनबॉर्न एरर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के उनका पता लग जाता है, या कोई भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर था तो उसका पता लग जाता है। 10 से 12 वीक जब होते हैं गेस्टेशन के, तब उसके बाद फिर हम क्रॉनिक विलाय सैम्पलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉनिक विलाय सैम्पलिंग जो है वो एमनियोसेंटेसिस से ज़्यादा उसे इसलिए रेट किया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी से हम इसे कैरी आउट कर लेते हैं।